हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं VSNI's की करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग अब अप्रैल मंथ की स्टार्ट करते हैं। तो फिर से न्यू ईयर के साथ हम लोग यहाँ पे न्यू फाइनेंशियल ईयर के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि ये जो हमारी सीरीज़ है अब रेगुलर रहेगी। काफ़ी ब्रेक हो गया बीच में और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो गया, कोई भी PDF कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। बट अब मैं यहाँ से कोशिश करूँगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अगेन ये न्यूज़ में है, तो कुछ ऐसी टॉपिक है पॉलिटी की जो कि आप देखोगे कि हमेशा न्यूज़ में रहती है, तो हर एक मंथ कहीं ना कहीं आपका रिविजन हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, एंड देन यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिर इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, देन यहाँ पे आधार है, एंड फिर लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटाइज करने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग, रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ और देखते हैं कि कितनी टॉपिक्स हम लोग आज कवर कर पाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप पढ़ते हो तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके बाद ये हम लोग डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि है केशवानंदन भारती जजमेंट 1973 का, और आज के डेट में हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 50 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है। 1970 से 2023 तक ये हमारा 50 इयर्स इस केस ने सक्सेसफुली कंप्लीट की। सक्सेसफुली कहना थोड़ा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे जजमेंट निकल कर आया है जिससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं केशवानंदन भारती केस 1973। बेसिकली आप देखो कि यहाँ पे ये जो केस है वो एक पिटीशन के साथ डील किया गया था, वो भी केरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और मेनली यहाँ पे चैलेंज किया गया था ना कि जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड जो कि सरकार यहाँ पे कर रही थी केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के तहत, कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो कि आप देखो आर्टिकल 25, 26, 31 के तहत ये हमारा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो निकल कर आया। 1950 में क्या हुआ कि AK गोपालन केस यहाँ पे निकल कर आया। उसके बाद 1951 में आप देखो कि शंकरी प्रसाद केस है, और 1965 का जो सज्जन सिंह केस है। इन तीनों केस में यहाँ पे कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट जो हमारा पार्ट 3 में दिया गया है उसमें पार्लियामेंट को इतना पावर दे दिया गया था कि आप कुछ भी कभी भी अमेंड कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। और फंडामेंटल राइट जो कि आपको पता है कि बेसिक राइट एक ह्यूमन बॉडी का, तो अगर इस तरीके से कुछ भी अगर यहाँ पे अमेंड करने की पावर दे दिया जाए तब तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए इन तीनों केस का यहाँ पे समरी यही है। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पे आप देखो कि 1965 में गोलकनाथ केस भी निकल कर आया, जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 368 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस आर्टिकल में आप देखो कि डिड नॉट कन्फेयर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। इट मीन्स कि आर्टिकल 368 जो एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कि अमेंडमेंट पावर यहाँ पे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेंडिंग पावर जो है यहाँ पे पार्लियामेंट का, वो यहाँ पे नहीं कन्फेयर किया जा रहा है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सेकंड, यहाँ पे कहा गया कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि इतना इजीली जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड करना पार्लियामेंट के द्वारा जो कहा गया है, ये इसको नहीं रखना चाहिए। ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था गोलकनाथ केस में। उसके बाद आप देखो कि 1971 में, ये आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1971 में क्या हुआ कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए। फर्स्ट वन इज़ 24th एंड सेकंड वन इज़ 25th। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1971 का। 24th में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट लॉज अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड। इट मीन्स कि वैसे सारे कानून जो कि आर्टिकल 13 के तहत नहीं आते हैं तो उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। ये बातें कही गई थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कहने का बात यह है कि आर्टिकल 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू। इट मीन्स कि ऐसा है कि जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जा रहा है, जुडिशरी है जो कि उसको यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करते हैं। जुडिशरी का काम है कि वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो कानून नहीं बना दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट हो, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो। तो इसलिए जुडिशरी यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करती है, और जुडिशियल रिव्यू ये बात रखा गया है अंडर आर्टिकल 13। तो कहा जा रहा है कि जो भी ऐसे कानून हैं जो कि 13 आर्टिकल के अंदर नहीं है तो पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। लेकिन वहीं आप देखो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ, जिसमें यहाँ पे ये बातें कही गई कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, विद ड्यू कॉम्पनसेशन, इसको कर्टेल कर दिया गया।
साथ ही यहाँ पे प्रेसिडेंस रखा गया, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है DPSP, वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रहेगा। टुक अवे जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का 39 सब क्लॉज बी और 39 सब क्लॉज सी से, तो इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि जुडिशरी जो है 39 सब क्लॉज बी और 39 सब क्लॉज सी आर्टिकल जो है उसको यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं करेगा। साथ ही यहाँ पे कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स का है वो लिमिटेड है, और पार्लियामेंट जो है वो कोई भी पार्ट को, यानी कि संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। अगेन ये 97 में कहा गया, 71 में कहा गया। फिर 72 में क्या हुआ, तब चल के ये जो इतना टशल हो रहा था कि क्या पार्लियामेंट को ये पावर देनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसी को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी जजेस की बेंच यहाँ पे बनाई गई और फिर केशवानंदन भारती केस यहाँ से निकल कर आया। ठीक है, तो देखिए जो केस है वो यहाँ पे 13 जजेस के द्वारा ये सुना गया था, लार्जेस्ट है अब तक का। आप देखो तो इतना बड़ा जो है केस जज बेंच जो है अभी तक नहीं बनाया गया। यहाँ पे क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इंट्रोडक्शंस हुआ। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो वैलिडिटी है 24th अमेंडमेंट का, और साथ ही साथ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आप कोई भी जो प्रोविज़न है, कोई भी पार्ट है संविधान का, उसको आप अमेंड कर सकते हो। इट मीन्स कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी फ्रीली अमेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया कि अमेंडमेंट ऐसा करो। ठीक है, पहला तो एक साइड आप देखो दोनों बात इसमें कही गई, ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, एक साइड तो कहा गया कि हाँ आप जाकर जो है कोई भी पार्ट को, कोई भी प्रोविज़न को आप अमेंडमेंट कर दो। सेकेंड बात ये कही गई कि अमेंड करोगे तो एक चीज़ याद रखना कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा संविधान का, वो कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, और ना ही अल्टर होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे चिट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों चीज़ें यहाँ पे कह दिया गया कि आप अमेंड कर लो जो करना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो संविधान का यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यहाँ पे आपका डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय या फिर ऑल्टर नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज़ को शुद्ध भाषा में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कह दिया गया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए। करेक्टेड जजमेंट अगर हम लोग गोलकनाथ केस का देखें, जिसमें कि ये कहा गया था कि आर्टिकल जो 368 है इसमें दोनों है, यानी कि संविधान को अमेंड करने का प्रोसीजर भी है और संविधान को अमेंड करने का पावर भी है, और ये जो अमेंडिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर जो पार्लियामेंट का है वो यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, अदर जजमेंट है जिसमें कि हमने देखा कि 25th अमेंडमेंट निकल कर आया, 29th अमेंडमेंट निकल कर आया, लेकिन वो सारे पार्ट्स को छोड़कर जो कि जुडिशियल रिव्यू के पावर को कटेल किया, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। और अब तक आपने देखा होगा कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में अमेंड किया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट किया गया है और 3 वर्ड्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। अब आपकी यहाँ पे ड्यूटी है कि आप मुझको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि वो 3 वर्ड्स क्या है जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। फाइन, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में देखते हैं। देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसमें सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स है संविधान का, जिसको ना कि हम लोग अमेंड कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग जो है हटा सकते हैं किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। साथ ही कुछ भी यहाँ पे आप देखो कि हमारे संविधान में अगर कहा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है ऐसा वर्ड कहाँ मेंशन किया गया है, तो ये इस तरीके की जो भी स्टेटमेंट बनती है ना, ये आप समझो कि फॉल्स होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में हर बातों को कहा गया है लेकिन हर वर्ड को डिफ़ाइन नहीं कहा गया है, बहुत कम वर्ड्स को डिफ़ाइन किया गया। तो इसलिए जो ये ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा केशवानंदन भारती केस से निकल कर आया है, ये हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में आपको डिफ़ाइन होते हुए नहीं दिखेगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे संविधान का और क्या क्या पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहला है कि देखिए आप कुछ भी अमेंडमेंट करते हैं या फिर हमारे संविधान में किसी भी पार्ट के में अमेंडमेंट करते हैं, तो उससे हमारा जो सॉवरेनिटी है, इंडिया का संप्रभुत्व है, वो कहीं भी से भी अल्टर नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही इंडिविजुअल फ्रीडम, क्योंकि हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है तो इंडिविजुअल फ्रीडम है, तो ये कहीं से भी जो है फंडामेंटल फ्रीडम्स जो दिया गया है वो यहाँ पे वायलेट नहीं होना चाहिए। साथ ही मैंडेट है कि ऐसा वेलफेयर स्टेट यहाँ पे आपका जो है बिल्डअप करना है। साथ ही सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि संविधान को ही सबसे ऊपर रखना है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे देश में ऐसे भी देखते हो कि लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम लोग, जिसमें कि हम लोग अपने जो
मतलब कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर को चुन के लाते हैं, ठीक है। तो जो कौन सरकार बनेगा वो हम लोग वी द पीपल यानी कि लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं। साथ ही सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर भी है कि हम लोग किसी भी धर्म, किसी भी जाति को विशेष तरीके से हमारा संविधान जो है किसी भी धर्म या जाति को विशेष तरीके का प्रोविज़न नहीं देता, ठीक है। सेकुलर है और ना ही कोई एक ऐसा हमारा कंट्री है जो कि एक ही धर्म को मानता हो या एक जात को मानता हो, हर तरीके से सेकुलर है हम लोग, ठीक है। फेडरल कैरेक्टर है। साथ ही आप देखो कि सेपरेशन ऑफ पावर भी है। हमारे यहाँ 3 बॉडी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों का काम आप देखोगे कि बिल्कुल अलग अलग है, तीनों को पावर एकदम अलग करके दिया गया है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, कुछ भी करो लेकिन ऐसा नहीं करो कि हमारी जो यूनिटी है इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरफ आप देखो कि डाइवर्सिटी भी है, डाइवर्सिटी के साथ साथ हम लोग जो है यूनिटी भी मेंटेन करके चलते हैं, तो यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है हमारे नेशन की वो मेंटेन होनी चाहिए। पावर है जुडिशियल रिव्यू का। आप देखो कि लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं होती है। एक और बॉडी है जुडिशरी, जो कि क्या करती है कि यहाँ पे जो भी कानून बनाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है वो बस बैठ के जस्ट चेक एंड बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये जो कानून बन रहा है और ये जो कानून आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है ये बिल्कुल सही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको हर्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है। साथ ही हार्मनी और बैलेंस है। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य सरकार को यहाँ पे सरकारों को यहाँ पे DPSP दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि एक स्टेट का जो पॉलिसी फॉर्म होता है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। तो दोनों को यहाँ पे अपने अपने अधिकार दिए गए हैं जिसको बैलेंस करना ज़रूरी है। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्रिन में आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। फिर हम लोग देखते हैं कि इस डॉक्ट्रिन से हमें फ़ायदा क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो ये है कि पार्लियामेंट को जो अंधाधुंध एकदम से जो पावर दिया गया था कि हाँ भाई आप कुछ भी यहाँ पे अमेंड कर लो, किसी भी पार्ट को अमेंड कर लो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, तो उस पर थोड़ा सा यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। साथ ही इंश्योर किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी हमारे डेट का, हमारे आज भी दिन में आप देखोगे कि लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ही है कि विथ टाइम, ठीक है, हम लोग इसको अमेंड कर सकते हैं विथ नीड्स, कि लोगों की क्या ज़रूरत है। हर टाइम देखिए एक जैसा नहीं होता, हर ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती, तो उस हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज लिविंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, साथ ही लेट डाउन सेवरल प्रिंसिपल्स, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हमारे देश में जैसे रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंसी है हमारे जुडिशरी की, तो इन सब को जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो इसमें बहुत सारे सेवरल प्रिंसिपल्स हैं। साथ ही इंश्योर कर रहे हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान का वो अंडरमाइंड ना हो। और उसके बाद आप देखो कि इंस्ट्रूमेंटल हो, जो इंडियन जुडिशरी अप्रोच है उसको सेव करने में, जिससे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस जो है निकल कर आए। फाइन, तो सिग्निफिकेंस तो आप देख सकते हो कि बहुत तरीके से। अब इसका एप्लीकेशन और एवोल्यूशन भी देख लेते हैं। 1975 में बात करें तो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 के हैं। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पहली बार यूज़ किया गया था 39th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उसको स्ट्रक डाउन करने में, ठीक है, जिसमें ये जो रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो है कोर्ट जो रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर बेयर था कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स को लेकर, तो इसको यहाँ पे कम किया गया था। 80 में क्या हुआ कि मिनर्वा मिल्स केस निकल कर आया था, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि संविधान को वो अमेंड कर सकते हैं, बट मस्ट नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है यहाँ पे आगे चल के जब मिनर्वा मिल्स केस निकल कर आया तो उसमें ये यूज़ हुआ। 1981 में आप देखो कि विमेन राव केस निकल कर आया, जिसमें ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स कि जो पीछे के कानून आ चुके हैं, जो भी बन चुके हैं, उसमें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा। देन यहाँ पे 1992 में क्या हुआ, किल्होतो होलोहन वर्सेस जचीहू 1992 का निकल कर आया यहाँ पे केस कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है इसको बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया था। देन यहाँ पे 1992 में अगेन एक बहुत ही फेमस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें ये कहा गया था कि रूल ऑफ लॉ जो है इसको भी ऐड किया जाए। और उसके बाद 1994 में SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें ये कहा गया था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है इंडिया की, सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, सोशल जस्टिस है, जुडिशियल रिव्यू है, ये सब आप देखो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर लाने के बाद बहुत सारे जो केस लॉज थे उसमें काफ़ी तरीके का एक क्लॉज ऐड किया गया, काफ़ी चीज़ें आप देखो कि एक लिमिट कर दी गई,
और लोगों को ये सहूलियत हो गया कि जो भी कानून बन रहे हैं या जो भी केसेस यहाँ पे निकल कर आ रहा है उसमें एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर पे मेनली फोकस किया जा रहा है कि डूज़ एंड डोंट्स जैसे आपको मिलता है ना कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। तो पहले जो झगड़ा हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से अमेंड किया जा सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, नाउ अब क्या है कि ये चीज़ें थोड़ी सी लिमिट हो गई है, लोगों को पता है कि अमेंड करना है तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गया यहाँ पे। अब मेजर चैलेंजेस देखते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है। सबसे पहला स्कोप अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का देखें तो जो इंटरप्रिटेशंस है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो यहाँ से है। साथ ही जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल है, इससे आप देखो कि कोर्ट्स को काफ़ी अलाउ किया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी स्ट्रक डाउन किया गया है जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया गया था, जिससे कि ये कहा गया था कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करने के लिए। नाउ डेज हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। हम लोग नहीं, ये जजेस सुप्रीम कोर्ट में ही ये आपका यूज़ होता है कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें कि सीनियर मोस्ट जजेस की यहाँ पे ग्रुप होती है और उनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि कॉलेजियम सिस्टम ही यहाँ पे फॉलो होता है और कॉलेजियम सिस्टम के कारण काफ़ी ज़्यादा ये कंप्लेंट निकल कर आता है कि जो सिस्टम है काफ़ी ओपेक है और ट्रांसपेरेंसी 0% है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर यहाँ पे सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आए थे, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में है इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे निकल कर आई। फाइन। इसके बाद आप देखो कि कॉन्फ्लिक्ट विद पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अगर हम लोग देखें कि ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्लियामेंट के पावर को लिमिट कर दिया गया है। कई बार क्या, ये तो आप देखो कि अगर ये डॉक्ट्रिन आया है तो इसका मतलब ही था कि पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करना। ठीक है, ये इट मीन्स कि जो खुला छूट दिया गया था पार्लियामेंट को कि आप कुछ भी अमेंड कर दो तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि जो स्पेशल स्टेटस यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को दिया जा रहा था अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019, जब आर्टिकल 370 को आपका स्ट्रक डाउन किया गया था, तो ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में इस ग्राउंड में कि ये फेडरलिज्म में, सेक्युलरिज्म में और जो राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उसके ग्राउंड में ये वॉयलेट हो रहा है, इसको चैलेंज किया गया था। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को यहाँ पे ज़रूर देखा। अब देखिए कि जो डिफ़िकल्टी आ गई कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, ये जो डॉक्ट्रिन है इससे कहीं ना कहीं आप देखो कि ये ट्रू है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि बहुत सारे क्लॉज ऐड हो गए ना, तो इसलिए ये डिफ़िकल्टी है। अब वही अहेड में कहा जा रहा है कि क्लैरिटी है इन डिफिनेशन में। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसको एक क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अब तक किसी को नहीं पता कि व्हाट इज़ नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो मैं अभी आपको मोटा मोटा बताई जो कि यहाँ पे बताया गया है, बट एक बेसिक यहाँ पे डेफिनेशन होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो बार बार बोला जा रहा है, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है क्या। साथ ही कंसिस्टेंसी है एप्लीकेशंस में। ये जो डॉक्ट्रिन है इसको कंसिस्टेंटली आप देखो कि सारे केसेस में अप्लाइड होना चाहिए और इंश्योर करने की ज़रूरत है जो बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का ये टेम्पर्ड ना हो। साथ ही यहाँ पे लिमिटिंग है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये जो कोर्ट है इससे आप देखो कि जो रिस्ट्रेन है उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है जितने भी हम लोग संविधान को इंटरप्रेट कर रहे हैं। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो देयर इज़ अ नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है और साथ ही साथ लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में, जैसे आप लोग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं था। उससे पहले फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे संविधान के बारे में भी मुझे नहीं पता था, बट हाँ पता था कि हाँ कुछ संविधान होते हैं जिसमें लॉज होते हैं, उसको हम लोग के देश में फॉलो किया जाता है, बट नथिंग मोर देन डैट। ओके, बट अभी जो ये वर्ड होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो कभी सुना ही नहीं था। तो मुझे भी आप लोग के साथ यही एक्सपेक्टेशन है। चलो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो लेकिन मैक्सिमम आप लोग होंगे जो नहीं सुने होंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो आपके अगल बगल जो भी लोग हैं ना, एक बार बैठ के ज़रूर डिस्कशन कीजिए, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये पता होना चाहिए। अब जब पढ़ लिया है ना, जान लिया है, तब पता चलता है ना कि कितनी ज़रूरी है ये। पब्लिक अवेयरनेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका ऑप्शनल ही लॉ है या फिर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके रख लेना, क्योंकि आपको हर जगह ये टॉपिक जो है आंसर में इंक्लूड करना होगा या फिर इससे स्पेशली क्वेश्चन बनता है। ओके,
चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चलिए समझते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। देखिए 2023 है आज के डेट में, और ये 30 साल पूरा हो गया। अभी तो 50 साल पूरा हुआ था, अब यहाँ पे 30 साल हो गया हमारा 73rd और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था हमारे संविधान में। ठीक है, बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी, क्योंकि ये गांधी जी का सपना था कि हमारे देश में ना पंचायती राज सिस्टम हो। तो इस चीज़ को यहाँ पे इनके सपने को पूरा करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। तो चलिए इसकी 30 साल पूरी हो गई, तो इसलिए इसको हम लोग फिर से स्टडी करेंगे और सब कुछ समझेंगे, और आपका एक अच्छा सा रिवीजन होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में आया था, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि अगेन 1992 में ही आया था। 73rd से याद रखिएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आया था। ठीक है, एक संविधानिक इनको दर्जा दिया गया। साथ ही इस एक्ट के साथ आप देखो कि क्या क्या आया, कुछ आया, मतलब कि बाय वन गेट वन फ्री है यहाँ पे। तो पार्ट 9 यहाँ पे ऐड किया गया, पहले तो पार्ट 10 तक ही था, तो यहाँ पे आप देखो 10 तक ही था, पार्ट 8 तक ही था। उसके बाद पार्ट 9 यहाँ पे ऐड किया गया हमारे संविधान में, और साथ ही साथ कुछ आर्टिकल जो कि 243 का 243O है, यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNO तक है। ठीक है, इसी के साथ एक नया स्केड्यूल भी ऐड किया गया, 11th स्केड्यूल, 10th स्केड्यूल तक था। अच्छा आप बताइए कि व्हाट इज़ इन 4th स्केड्यूल एंड 6th स्केड्यूल, इन दोनों में आपको बताना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 4th स्केड्यूल में क्या है और 6th स्केड्यूल में क्या है। 11th स्केड्यूल ऐड किया गया, लेकिन साथ ही साथ आप देखो 29 फंक्शनल आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए। 74th की बात करें, देखिए ये ग्रामीण एरिया के लिए पंचायती राज सिस्टम लाया गया, अर्बन एरिया के लिए यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ लाई गई। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि पार्ट 9A, पार्ट 10 नहीं है, पार्ट 9 में पहले 73rd आया, इसी में A पार्ट ऐड करके 74th आया। और अगर आर्टिकल देखें तो O के बाद यहाँ पे आगे बढ़ा है 243O, तो ये P से लेकर ZZ तक है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपको पूरा पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप पॉलिटी की बुक उठाइए और जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो चैप्टर है, दोनों अलग अलग है, उन दोनों को पढ़ जाइए। इसके साथ आप देखो कि एक नया शेड्यूल भी ऐड हुआ, जो कि जो कि हमारा 12th शेड्यूल है। तो यहाँ तक हमारा 12th शेड्यूल टोटल है हमारे संविधान में, तो यहाँ आकर स्टॉप हो गया। ठीक है, और इसमें जो फंक्शनल आइटम्स है वो टोटल 18 है, कि ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि म्यूनिसिपैलिटीज़ काम करेंगे। ठीक है, हमारे पंचायती राज सिस्टम में कितना है 29 फंक्शनल यूनिट, म्यूनिसिपैलिटीज़ में कितना है 18। फाइन, अब आइए कुछ यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ कोलैब किए, और नेशनल पंचायती डे राज जो कि 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे इनाग्रेट किया गया जो ई स्वराज ग्राम स्वराज है, और GEM पोर्टल भी। तो जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ई ग्राम स्वराज का और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, ये है कि पंचायत को यहाँ पे आपका अनेबल करना है कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करे, वो भी GEM पोर्टल के थ्रू। और PM के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे स्वामित्व जो है वो भी प्रॉपर्टी कार्ड ये हैंडओवर करने की बात की गई है। स्वामित्व क्या है कि आज के डेट में देखो कि सबके पास एक लैंड प्रॉपर्टी होता है। चलिए अर्बन एरिया में अगर आपको कुछ जानकारी है तो आपने जिससे भी ख़रीदा होगा उसके बाद आपने म्यूटेशन करा लिया होगा, आप टाइम टू टाइम उसमें जो है अपना रेंट भी पे कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनको जानकारी नहीं होती, तो वो ज़मीन खरीद लेते हैं लेकिन उनका म्यूटेशन वगैरह नहीं कराते हैं, फिर बहुत तरीके का उनको डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। कई बार आप देखोगे कि उनके पास जो है सेल डीड नहीं होता, या फिर उनका खतियानी ज़मीन है तो उनका पेपर नहीं होता। तो इसके लिए क्या है कि उनको जो है वैसे लोग जिनके पास अपना ज़मीन है, चाहे वो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ हो या फिर उनका खुद का परचेज प्रॉपर्टी हो, लैंड प्रॉपर्टी हो, उनके लिए उनको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। जैसे हम लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है हमारे पास, अब हमारे पास लैंड कार्ड भी होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखो स्वामित्व स्कीम भी लाया गया, जिसमें कि हमारे यहाँ 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस स्कीम के तहत हमारे देश में। अब आइए देखते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसका कहने का मतलब है कि पावर, रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है उसको डिवोल्यूट करना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट में। हमारे देश में आप देखो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है, कहने का मतलब है कि जो भी पावर है उसको पूरी तरीके से स्प्रेड किया गया है। सबसे पहले हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है। अब स्टेट के अंदर भी आप देखो कि ग्रामीण एरिया है तो वहाँ पे हमारे लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए। तो जो लोकल गवर्नमेंट होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को लाया गया था। 73rd और 74th की बात करें तो ये 1993 में ही आया था,
कानून तो 1 साल पहले आ जाता है, 1 साल 2 साल लगता है उसको इम्प्लीमेंट होने में। और फिर इसके बाद हमारे देश में जो है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या हुआ, कि जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि चलो हमारा जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, इससे हमने क्या यहाँ पे हासिल किया। तो सबसे पहला बात है कि आप देखो कि गांव-गांव तक जो बेसिक ग्राउंड लेवल है, गांव-गांव तक वैसी जगह पे जहाँ पे लोगों सरकार की नज़र नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र नहीं होती है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की भी नज़र अगर चुक जाए तो लोकल गवर्नमेंट की नज़र नहीं चुकेगी, ठीक है। एंड तक, यानी कि गांव के एकदम दूर दूर तक लोगों को जो है वो बेनिफिशरीज़ है, तो उनको सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उनका लाभ उनको पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाया जाएगा, तो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पंचायती राज सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाएगा और अर्बन क्षेत्र में हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि जो विमेन है और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको बड़ा एम्पावर किए गए, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शन है हमारे इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेशन का, वो आप देखो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है जब से ये 1993 से ये इनैक्ट हुआ है ये कानून, है कि नहीं। आज की डेट में आप देखो कि 49% इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि आज की डेट में विमेन है, और 4 लाख से ज़्यादा आप देखो मेंबर्स हैं जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य भी है जैसे राजस्थान है, यूके है, छत्तीसगढ़, केरल है। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि जो इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मेल काउंटर पार्ट से भी आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि आप देखो केरल, राजस्थान, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्टेड जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो विमेन ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू मेल। तो ये भी चीज़ें देखने को मिली। तो ये तरक्की कहाँ से निकल कर आया है, ये तरक्की हमारा जो है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ से ही निकल कर आया है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ी, हमारे जो पिछड़े सदस्य है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है वो आगे निकल कर आए, तो उनसे यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ा। इससे आप देखो कि जो कम्युनिटी बेस्ड वेलफेयर है विमेन के लिए वो यहाँ पे स्प्रेड हुआ, ठीक है। साथ ही जो क्राइम की रिपोर्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाई। जब आप शिक्षित हो जाओगे, जब आप अवेयर हो जाओगे, तब आप सच में जो भी क्राइम होगा उसको आप रिपोर्ट करने से नहीं डरोगे, छुपाओगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक लिटरेसी और इलिटरेट पर्सन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है। साथ ही हेल्दी कॉम्पिटिशन्स भी हैं राज्यों के बीच में, जैसे ये 4 राज्य है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आर मोर देन मेल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अदर स्टेट में भी ये बढ़ चुका है। इस चीज़ को यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है कि विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आगे निकल कर आए, ठीक है। केरल में आप देखोगे तो सारे 29 फंक्शंस जो पंचायत के हैं वो डिवॉल्व कर रखा है। बिहार भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि पंचायत सरकार का यहाँ पे आप देखोगे आइडिया निकल कर आया। साथ ही स्टेट जैसे कि उड़ीसा है, इनमें 50% सीट्स जो है वो विमेन को दिया गया है। तो काफ़ी तरीके से हर एक राज्य में आप देखो कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग लेकर तो आ गए, लेकिन इसमें परेशानियाँ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। परेशानियाँ क्या क्या हैं? सबसे पहले लिमिटेड पावर एंड रिसोर्सेज है। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बडीज़ की बात करें तो यहाँ पे इनके पास कुछ एरिया में कंट्रोल करने की कमी है, जैसे एजुकेशन हो गया, इनमें इनका कंट्रोल नहीं है, हेल्थ है, पॉलिसिंग है। ये 3 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिसमें कि यहाँ पे अर्बन लोकल और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे पावर नहीं दिया गया है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, जैसे कुछ स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट्स है जिनके पास अच्छा रिसोर्सेज भी हैं, अच्छी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य है जो कि काफ़ी गरीब कहलाते हैं, जिसमें डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी है। आप देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बडीज़ जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को भी काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं अपने प्लान और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। जैसे कि आप देखो कि उनको कई बार लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम होती है, उनको अपने प्रोजेक्ट को अप्रूवल कराना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इनएफिशिएंट हो जाता है। और करप्शन की अगर बात करें तो ये तो भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखने को मिल रहा है। साथ ही पॉलिटिकल विल की भी कमी होती है। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो तो अपने ही चक्कर में होते, अपने ही फ़ायदा में होते, वो क्या बेसिक लोगों को अपने एरिया के लोगों को फ़ायदा दिलाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही एक पैरेलल बॉडी की क्रिएशन हुई है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कि पैरेलल बॉडीज़ जो है वो क्रिएट हुए कि वो फंक्शंस वगैरह करेंगे ठीक से। साथ ही आज के डेट में आप देखो कि हरियाणा गवर्नमेंट है जिनके द्वारा रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज जो है वो क्रिएट किया गया, वो भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स जो है उनके चेयरमैनशिप के तहत। सोशल इनइक्वालिटीज़ है,
विमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में देखें तो वो काफ़ी तरीके के भेदभाव फेस करते हैं। यानी कि जो लोकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आप देखोगे कि विमेन को दूर रखा जाता है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ मार्जिनलाइज्ड वीकर सेक्शंस है जिनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता कि आप यहाँ पे जो है आइए और अपना डिसीजंस दीजिए। तो सोशल इनइक्वालिटीज़ आज के डेट में भी है। साथ ही लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। इट मीन्स कि जो भी काम किया जा रहा है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं होती है, जिससे कई तरीके की करप्शंस आज की डेट में हम लोग भ्रष्ट भारत देखते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। साथ ही वीक कैपेसिटी बिल्डिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो नेसेसरी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो होना चाहिए ना, जिससे हम लोग फंक्शंस वगैरह को मैनेज कर सके, तो उसकी भी कमी देखने को मिलती है। ओके, लेकिन फिर भी चलिए, ये सब सारी चीज़ें तो चैलेंजेस है, हर एक जगह आपको चैलेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन है उनके फ़ायदा को समझे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको एम्पावर किया जा रहा है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, यानी कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, आज के डेट में आप देखोगे कि गांव-गांव तक सड़कें बन चुकी हैं, गांव-गांव तक बिजली का कनेक्शन है, गांव-गांव तक आप देखो राशन कार्ड के थ्रू जो है अनाज जा रहा है, गांव-गांव तक आप देखोगे तो पानी की जो सप्लाई है वो जा रही है, खेतों में इरिगेशन के लिए पानी की फैसिलिटी है। तो हर एक तरीके का यहाँ पे बेनिफिशरीज जो भी यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज के लिए पब्लिक लोगों के लिए जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो डिलीवर हो पा रहा है। साथ ही ग्रेटर रिप्रेजेंटेशंस है, यानी कि अभी हमने देखा कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस है, विमेंस है, वो बाहर निकल कर आए हैं, आगे निकल कर आए। साथ ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ये भी प्रमोट हुआ है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी यहाँ पे स्ट्रेंथन हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिया गया है। तो सबसे पहले आप देखो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लाया गया है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो कैपेसिटीज़ है जो उसको हम लोग और मजबूत कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। साथ ही ई ग्राम स्वराज है, एक फ्रेंडली आप देखो यूज़र फ्रेंडली वेब बेस्ड ये पोर्टल्स है जिसमें कि प्लानिंग, एक्टिंग, अकाउंटिंग, मॉनिटरिंग किया जाता है जो भी ग्राम पंचायत के फंक्शंस हैं। साथ ही पीपल्स का यहाँ पे आप देखो प्लान कैंपेन्स है, सबकी योजना सबका विकास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स है हमारे देश में और इसको वेबसाइट में भी रखा गया है और कोई भी अपने जो सरकारी फ्लैगशिप स्कीम्स है उसकी जो भी स्टेटस है वो देख सकता है। साथ ही बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है, इसके तहत क्या है कि एक अनटाइडेड यहाँ पे आप देखो फंड्स है जो कि क्रिटिकल गैप्स जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया गया है उसको यहाँ पे मीट करता है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत जो कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह करते हैं रूरल डेवलपमेंट फंक्शनरीज़ का। नेशनल पंचायत अवार्ड की अगर बात करें तो इसके तहत आप देखो बेस्ट परफॉर्मिंग जो पंचायत है उनको सेलेक्ट किया जाता है, वो भी बहुत सारे क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स के तहत। स्वामित्व स्कीम है, इसका एम है कि यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि ROR यहाँ पे करना है और लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड करना है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें फिनेंशियल डिवोल्यूशन और स्ट्रेंथन करना चाहिए। इट मीन्स कि जो यहाँ पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, ये और बेटर होना चाहिए। जो भी यहाँ पे आप देखो कि इंटरमीडियरीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है या फिर आप देखो कि करप्शन है, उन सबको यहाँ पे जो है दूर करना होगा। साथ ही यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग जो है इसको भी यहाँ पे बढ़ाना होगा, एम्पावर करना होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेजिस्लेशन के थ्रू। और इसमें आप देखो कि कुछ प्रोविज़न भी इंक्लूड किया जा सकता है फॉर पार्टिसिपेटिंग जितने भी यहाँ पे लोग हैं, यानी कि बजट है, प्लान है, ये सबको। और टेक्नोलॉजी वगैरह लिवरेज करने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे कि जो काम है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो। मोबाइल एप्लीकेशंस हो, ऑनलाइन पोर्टल्स हो, इन सब का इस्तेमाल करके ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही जो रोल है विमेन का उसको तो हम लोग को भूलना ही नहीं है। तो ये पार्लियामेंट्री पैनल है कुछ रिपोर्ट्स में जिसमें ये कहा गया है कि स्पेशली फोकस करने की ज़रूरत है, विमेन को यहाँ पे एम्पावर करने की ज़रूरत है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। और साथ ही साथ आप देखो सरपंच पति और जो प्रधान पति है, यानी कि अगर आप देखो कि जो भी यहाँ पे विमेन जीत कर आती है, मुखिया वगैरह भी विमेन बनती है, प्रमुख भी बनती है ब्लॉक लेवल में यहाँ पे विमेन, तो विमेंस वहाँ पे ऑफिस में नहीं जाती, उनके पति काम करते हैं, प्रमुख पति कहलाएंगे, ठीक है। सरपंच जो महिला बनती है उनका सरपंच पति कहलाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे विमेन इलेक्ट होकर आती है, क्योंकि गांव की महिलाओं को उतना नॉलेज होता नहीं। अब हमारी सरकार ने इतना प्रोविज़न दिया है, कुछ रिजर्वेशन भी दिया है महिलाओं को, उसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीतती है, ठीक है। अब इलेक्शन जो है विमेन जीतती है, तो विमेन यहाँ पे बेसिकली
काम नहीं कर रही। ऑफिस में भी आप देखोगे तो विमेन काम नहीं करती है, उनके जगह पे उनके हस्बैंड काम करते हैं, सरपंच पति, मुखिया पति, ऐसे करके वो होते हैं। तो इनको थोड़ा सा एलिमिनेट करना है, इनको थोड़ा कम करना है, महिलाओं को अवेयर करना है, उनको जानकारी देनी है, ट्रेनिंग देनी है कि आप जीत कर आए हो तो आप यहाँ पे अपनी कुर्सी संभालो। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि इसमें आपको दोनों आर्टिकल ने बहुत ही ज़बरदस्त है और दोनों आर्टिकल हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन भी किया यहाँ पे। तो जो भी एक एक पॉइंट है मुझे लगता है कि आपके सामने क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होती है, यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू मैसेज मी, मेल मी। ओके, तो इसलिए इस तरीके से आप लोग अपने मन में कोई भी डाउट्स लेकर नहीं जाना है, यहीं पे आप लोग जो है डाउट्स को कवर कर लो। ठीक है, चलिए मिलती हूँ कल फिर नेक्स्ट आर्टिकल के तहत, जो कि हमारा क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। अगेन ये भी बहुत ही बड़ी वाली बिग मीनिंग इससे निकल कर आती है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉलिटी में। इसे भी हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके डिस्कशन के साथ। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस लेसन और मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, इसी वक्त पे। तब तक के लिए थैंक यू।